सोचो, एक ऐसी जगह जिसे लोग जन्नत कहते हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत झील और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट। लेकिन इसी जन्नत के नाम के साथ एक और चीज भी जुड़ी रही, गोलियों की आवाज, डर, सियासत, आर्मी, एक ऐसा फैसला जिसने बस एक स्टेट को नहीं बल्कि पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों 5 अगस्त 2019 जब सुबह लोग उठे तो उनका फोन ऑफ था, उनका डाटा भी ऑफ था, कई जगह कम्युनिकेशन रुक चुका था, हजारों एडिशनल सिक्योरिटीज फोर्सेस तैनात की जा चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। और फिर पार्लियामेंट के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है, एक ऐसा अनाउंसमेंट जिसका वेट कुछ लोगों को सालों से था, जिसका विरोध कुछ लोग उतनी ही तेजी से कर रहे थे। दोस्तों आर्टिकल 370 अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने इसे इंडिया की सबसे बड़ी जीत कहा, कुछ लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आर्टिकल 370 था क्या? क्या इसने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग बना दिया था या बस कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट दिए थे? आखिर यह आर्टिकल बना ही क्यों था? 1947 में ऐसा क्या हुआ था जिससे इस आर्टिकल की नीड पड़ी? और अगर आर्टिकल 370 इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे 70 साल बाद बदलने की नीड क्यों पड़ी? दोस्तों क्या इस डिसीजन के बाद कश्मीर में सही में सब कुछ बदल गया? यह सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों आज का यह डॉक्यूमेंट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है हिस्ट्री को समझने के लिए और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोला जाता है। तो चलो चलते हैं 1947 की तरफ, जहां से इस कहानी की स्टार्टिंग होती है। दोस्तों 1947 में ब्रिटिश इंडिया दो नए देशों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम बस ब्रिटिश प्रोविंसेस ही नहीं थे बल्कि 560 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट भी थे। इन स्टेट के रूलर्स के पास चॉइस थी कि वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे या कुछ समय तक इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे। इन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक था जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर पे महाराजा हरि सिंह का रूल था। स्टेट की पॉपुलेशन में मुस्लिम मेजॉरिटी थी लेकिन रूलर हिंदू थे। दोस्तों महाराजा हरि सिंह तुरंत इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को चूज करना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि जम्मू और कश्मीर कुछ समय तक इंडिपेंडेंट रहें, बट इतिहास हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। दोस्तों अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से आए ट्रिबल फाइटर्स और आर्म्ड ग्रुप्स जो कश्मीर के कुछ हिस्सों तक बढ़ने लगे, स्थिति बहुत सीरियस हो गई। तब महाराजा हरि सिंह ने मिलिट्री हेल्प के लिए इंडिया से रिक्वेस्ट की, बट इंडिया ने एक कंडीशन रखी कि अगर मिलिट्री हेल्प चाहिए तो जम्मू और कश्मीर को इंडिया के साथ ऑफिशियली जुड़ना होगा। देन उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पे साइन किया और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जम्मू और कश्मीर ने इंडिया के साथ असेसन किया। बट स्टार्टिंग में ये असेसन बस कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट तक सीमित था, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी कई इंटरनल मैटर्स स्टेट के पास ही रहे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ने आगे चलकर आर्टिकल 370 के लिए फाउंडेशन तैयार की। दोस्तों ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 370 बस ऐसे ही हवा में नहीं बना था, बल्कि इसके पीछे 1947 का मिलिट्री सिचुएशन, पॉलिटिकल निगोशिएशन और उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्टेंस का भी बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, जब जम्मू और कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ चुका था तो फिर आर्टिकल 370 की नीड क्यों पड़ी? तो इसका जवाब हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान मिलता है। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब जम्मू और कश्मीर की स्थिति बाकी स्टेट से अलग थी। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस में भी कश्मीर का इशू डिस्कस हो रहा था और स्टेट की अपनी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस थी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पोररी प्रोविजन ऐड की गई जिसे आर्टिकल 370 कहा गया। इस आर्टिकल का पर्पस था कि जम्मू एंड कश्मीर
और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप को एक स्पेशल फ्रेमवर्क दिया जा सके। आर्टिकल 370 के तहत इंडियन पार्लियामेंट के सभी लॉस ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होते थे। कुछ लॉस तभी अप्लाई होते थे जब स्टेट गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट करती। स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था और स्टेट के पास कुछ स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी और यहीं से आर्टिकल 370 को लेके अलग अलग ओपिनियंस स्टार्ट हुए। सपोर्टर्स का मानना था कि ये हिस्टोरिकल एग्रीमेंट और उस टाइम की पॉलिटिकल रियलिटी का हिस्सा था, जबकि क्रिटिक्स का कहना था कि इस स्पेशल अरेंजमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को बाकी इंडिया से अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रखा। इस डिबेट ने अगले कई दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन एक और आर्टिकल था जिसका नाम बहुत बार आर्टिकल 370 के साथ लिया जाता है और वो था आर्टिकल 35A। इसी आर्टिकल ने आगे चल के सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट की। जब भी आर्टिकल 370 की बात होती है तो उसके साथ एक और नाम बार बार सुनने को मिलता है और वो है आर्टिकल 35A। दोस्तों, आर्टिकल 35A क्या था और इसका आम लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ता था, ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना आर्टिकल 35A को समझे आर्टिकल 370 की कहानी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, आर्टिकल 35A साल 1954 में एक प्रेसिडेंटियल ऑर्डर के जरिए लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी देना था कि वो तय करे कि स्टेट के परमानेंट रेसिडेंस कौन होंगे और उन्हें कौन कौन से स्पेशल राइट्स मिलेंगे। इसके तहत परमानेंट रेसिडेंस को कुछ स्पेशल अथॉरिटीज दिए गए, जैसे स्टेट में जमीन खरीदने का अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ नौकरियों में एलिजिबिलिटी, स्टेट स्कॉलरशिप और बाकी बेनिफिट्स। इसका मतलब ये था कि इंडिया के दूसरे स्टेट का हर एक नागरिक इन अथॉरिटीज का ऑटोमेटिक हकदार नहीं था। सपोर्टर्स का मानना था कि ये प्रोविजंस जम्मू और कश्मीर की लोकल आइडेंटिटी, कल्चर और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी थे। उनका कहना था कि अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो बाहरी लोग बड़े स्तर पे जमीन बाई कर सकते हैं और धीमे धीमे लोकल पॉपुलेशन की पहचान और ज्यादा हिट प्रभावित हो सकते हैं। उनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था जो उस टाइम के हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का हिस्सा था। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना था कि आर्टिकल 35A की वजह से देश के बाकी नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा था। उनका तर्क था कि जब जम्मू और कश्मीर इंडिया का हिस्सा है तो फिर इंडिया के किसी भी नागरिक को वहां प्रॉपर्टी बाई करने से या कुछ अथॉरिटीज से वंचित क्यों रखा जाए। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने यह भी सवाल उठाया कि आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में पास नहीं किया गया, बल्कि प्रेसिडेंटियल ऑर्डर के जरिए से लाया गया था, जिसपे कई सालों तक कानूनी और संवैधानिक बहस चलती रही। इसी आर्टिकल 35A ने आर्टिकल 370 के डिबेट को और ज्यादा गहरा बना दिया। समय के साथ कुछ लोग इसे जम्मू और कश्मीर की पहचान का सुरक्षा कवच मानते रहे, जबकि कुछ लोग इसे इंडिया के बाकी स्टेट के नागरिकों के साथ असमानता का प्रतीक बताते रहे। और धीमे धीमे ये मुद्दा बस एक लीगल इशू नहीं रहा, बल्कि देश के राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बन गया। आने वाले दशकों में इस डिबेट ने कई चुनाव, स्पीचेस और नेशनल डिस्कशंस को प्रभावित किया। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा चेंज आना बाकी था, बट उसके लिए हमें देखना होगा 1954 के बाद से 2019 तक कश्मीर में क्या क्या बदला। दोस्तों, आर्टिकल 370 को लोग एक ऐसा आर्टिकल समझते हैं जो 1949 से लेकर 2019 तक बस वैसे का वैसा बना रहा, बट असल में सच इससे काफी ज्यादा अलग है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन लगभग 70 सालों के दौरान आर्टिकल 370 के अंदर कई प्रैक्टिकल चेंजेस आए। धीमे धीमे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस और सेंट्रल लॉस जम्मू और कश्मीर तक पहुंचते गए। कई प्रेसिडेंटियल ऑर्डर के माध्यम से समय समय पे नए कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टेट में लागू किए गए, यानी कि आर्टिकल 370 अपने स्टार्टिंग रूप में पूरे 70 साल तक बस एक जैसा नहीं रहा।
इसी दौरान जम्मू और कश्मीर ने कई मुश्किल दौर भी देखे। राजनीतिक अस्थिरता, बॉर्डर टेंशन, मिलिटेंसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आम लोगों की जिंदगी को गहरा प्रभावित किया। सैकड़ों फैमिलीज ने हिंसा देखी और कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ उसकी मुश्किलें भी देश और दुनिया की हेडलाइंस बनती रही। दोस्तों, इसी दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन हर एक गवर्नमेंट का इस आर्टिकल को लेके अपना अलग अलग ओपिनियंस था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मानना था कि इस आर्टिकल को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वहीं पे कुछ बाकी पार्टीज कई सालों से इस बात की मांग कर रही थी कि इस आर्टिकल को हटा दिया जाए क्योंकि उनके हिसाब से इससे नेशनल इंटीग्रेशन में रुकावट आती है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस आर्टिकल को लेके कई लीगल डिस्कशंस हुए, पब्लिक डिबेट्स बढ़ती गई, टेलीविजन चैनल्स पे इस मुद्दे पे लगातार चर्चा होती रही एंड धीमे धीमे ये बस कश्मीर का मुद्दा नहीं रहा बल्कि पूरी इंडिया की राजनीति का एक केंद्रीय विषय बन गया। 2014 के बाद जब नई सरकार बनी तो इस आर्टिकल को लेकर चर्चा और तेज हो गई। चुनावी रैलीज में भी इस मुद्दे का जिक्र होने लगा और सपोर्टर्स को लगने लगा कि शायद अब वो फैसला होगा जिसका वेट कई सालों से हो रहा था। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 की सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। इस अनाउंसमेंट से पहले ही जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई थी। कई जगहों पे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। टूरिस्ट और कुछ पिलग्रिम्स को वापस जाने की एडवाइजरी दी गई और कम्युनिकेशंस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इस वजह से लोगों के बीच में बहुत सी अफवाहें चलने लगी, बट किसी को ये पता तक नहीं था कि आने वाले कुछ ही घंटों में इंडिया की पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उस दिन पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 370 से जुड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल के अधिकांश प्रोविजंस को इनफेक्टिव बनाने का फैसला किया और आर्टिकल 35 से भी खत्म हो गया था। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसके बाद ओल्ड स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये फैसला कुछ लोगों के लिए हिस्टोरिक था, जबकि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल। पूरे देश में इस पे चर्चा स्टार्ट हो गई, टीवी पे, न्यूज पे, मीडिया पे बस एक ही मुद्दा था, आर्टिकल 370। लेकिन सवाल अब ये था कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों। दोस्तों, गवर्नमेंट का कहना था कि आर्टिकल 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था और समय के साथ इसकी नीड खत्म हो गई थी। गवर्नमेंट के मुताबिक इस स्पेशल स्टेटस की वजह से देश के बाकी स्टेट के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था। उनका मानना था कि अगर पूरे इंडिया का कानून जम्मू और कश्मीर पे बराबर लागू होंगे तो डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के नए मौके बढ़ेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि कई सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स और कुछ कानूनी अधिकार पहले वहाँ पूरी तरह लागू नहीं हो पाते थे। स्पेशल स्टेटस हटने के बाद उनके हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नेंस में सुधार लाना आसान होगा। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन को भी इस फैसले का एक बड़ा उद्देश्य बताया गया। हालांकि इस फैसले पे सबका ओपिनियंस एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों ने इसे देश की एकता के लिए इम्पोर्टेंट कदम बताया। वहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने इस फैसले पे सवाल भी उठाए। दोस्तों, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जितने लोग उसके सपोर्ट में थे उतने ही लोग इसके विरोध में भी हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना था कि जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज करने से पहले वहां के लोगों और उनके चुने हुए डेलीगेट्स से ज्यादा विस्तार से सलाह मशवरा होना चाहिए था। कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन और प्रिवेंटिव डिटेंशंस पे भी क्वेश्चन किए और कहा कि इतने बड़े संवैधानिक चेंजेस के दौरान आम इंसानों की जिंदगी पे भी असर पड़ा। और यहाँ पे सपोर्टर्स का कहना था कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये कदम अहम था ताकि किसी भी हिंसा को रोका जा सके। दोस्तों, इसी वजह से आर्टिकल 370 का मुद्दा बस कानून का नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की डिबेट का भी हिस्सा बन गया।
दोस्तों आज भी इस फैसले को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं और इसी वजह से इंडिया का सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला संवैधानिक डिसीजन में से एक माना जाता है। दोस्तों आर्टिकल 370 के बदलाव के बाद कश्मीर में धीमे धीमे कई चेंजेस देखने को मिले। गवर्नमेंट ने रोड प्रोजेक्ट, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात की। कुछ ही सालों में टूरिज्म में बढ़ोतरी और नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी सामने आई। साथ ही सिक्योरिटी सिचुएशन और पॉलिटिकल प्रोसेस को भी लेके लगातार चर्चा होती रही। कुछ लोगों का मानना है कि ये डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, जबकि कुछ लोग अब भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े सवाल उठाए। इसलिए रियलिटी को समझने के लिए बस एक एंगल देखना इनफ नहीं होता, बल्कि फैक्ट को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना IMP है। दोस्तों आज भी जब इस आर्टिकल का नाम लिया जाता है तो लोगों की अलग अलग सोच सामने आती है। कुछ लोग इसे इंडिया की एकता, समान कानूनी व्यवस्था की तरफ बड़ा कदम मानते हैं। वहीं पे कुछ लोग इसे जम्मू कश्मीर की पुरानी संवैधानिक पोजीशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इसलिए ये बस एक आर्टिकल की कहानी नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। शायद इसी वजह से इस आर्टिकल पे डिबेट आज भी खत्म नहीं हुआ और आने वाले सालों तक भी इस पे बात होती रहेगी। दोस्तों आर्टिकल 370 की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास को बस हेडलाइंस देखकर समझा नहीं जा सकता। हर एक बड़े फैसले के पीछे कई सालों का इतिहास, कई लीगल प्रोसेसेस और अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। किसी भी मुद्दे को समझने के लिए बस सपोर्ट या अपोजिशन देखना इनफ नहीं होता, बल्कि फैक्ट, टाइमलाइन और पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों इतिहास हमें बस बीता हुआ कल नहीं बताता, बल्कि आज को समझने के लिए और कल के फैसले को बेटर बनाने की सीख भी देता है।